अभी तक के प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन को, जिसे हम पढ़े थे मेनली बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसमें हमने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे 5 टाइप में क्लासिफाइड है। पहला था सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर, दूसरा था सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स, थर्ड था मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करने वाला, और फोर्थ था डीएनए गायरेज को रोकने वाला, और फिफ्थ था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। तो हमने इसमें फर्स्ट देखा था सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स को, जिसके अंदर हमने मेनली दो टाइप के क्लास पढ़े थे। एक था हमारा वैनकोमाइसिन ग्रुप और दूसरा था हमारा बीटा लैक्टम वाला। तो हम पहले बीटा लैक्टम स्टार्ट किया था। बीटा लैक्टम में बेस्ड ऑन द सेकेंडरी रिंग बीटा लैक्टम 4 टाइप के थे। पहला था पेनिसिलिन, दूसरा था सिफेलोस्पोरिन, थर्ड था कार्बेपेनेम और फोर्थ था हमारा मोनोबैक्टम, जिसमें से हमने पेनिसिलिन लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो अब हम आगे देखने जा रहे हैं क्लास सिफेलोस्पोरिन के बारे में। सेफेलोस्पोरिन को हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और एक अभी आया है ये 5th जनरेशन। तो ये जो जनरेशन डिवाइड किया हमने, ये किसके बेसिस पे किया है डिवाइड? ये हमने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रम कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। क्या ये ग्राम पॉजिटिव को मारते हैं, ग्राम नेगेटिव को मारते हैं, या एनारोब्स को मारते हैं, या MRSA को मारते हैं। तो बेस्ड ऑन ये किस पे इनका इफेक्ट होता है, इनको हमने इनके स्पेक्ट्रम के बेसिस पे डिवाइड किया है। सो ये जो फर्स्ट जनरेशन है हमारी सेफेलोस्पोरिन की, ये कब आई थी हमारी? ये तो हमारी पेनिसिलिन के जस्ट बाद ही तो आई थी ना ये। तो ये किस पे इफेक्ट करेंगी? ये ग्राम पॉजिटिव पे इफेक्ट करती है। जो सेकेंड जनरेशन है ये एनारोब्स पे इफेक्ट करती है। थर्ड जनरेशन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आता है। ये ग्राम पॉजिटिव पे भी इफेक्ट करेगा और नेगेटिव पे भी इफेक्ट करेगा। जो फोर्थ जनरेशन है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे इफेक्ट करेंगे। और स्पेसिफिकली ये जो 5th जनरेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट करने की बात यह है कि ये ऐसा ही एक जनरेशन है जो कि MRSA पे इफेक्टिव है। बीटा लैक्टम की क्लास में सिफेलोस्पोरिन का 5th जनरेशन ही एक ऐसी जनरेशन है जो कि MRSA के अगेंस्ट इफेक्टिव है। बाकी हमने पढ़ा था पहले भी कि सारे जितने भी मेडिसिन थे वो MRSA पे इफेक्टिव नहीं थे। ठीक है, अब हम आते हैं इनके ड्रग्स के ऊपर कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन को याद करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि जिस भी दवा के नाम में हमें सीफा वर्ड दिखा, सीफाजोलिन, सीफाड्रॉक्सिल, सीफालेक्सिन, सीफालोथिन, सीफालोरिडिन, जिसमें भी हमें वर्ड या सीफा दिखा वो आएंगी हमारी फर्स्ट जनरेशन की क्लास में सिफेलोस्पोरिन के। इसके बाद हम पहले थर्ड जनरेशन को देख लेते हैं। तो जो थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन्स है उनके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती है? इनके अंदर जो दवाइयाँ आएंगी, इनका एक ट्रिक है कि इनके लास्ट में मी वर्ड तुम्हें दिखेगा। मी, सिफिक्जिम, सेफ्टाजिडिम, सेफ्टिजॉक्सिम, सेफ्पोडॉक्सिम, सेफ्ट्राइक्सॉन, सीफोपेराजोन, सेफ्टिब्यूटिन, मोक्सोलैक्टम। ये सिर्फ एक हमें याद रखना है कि ये मोक्सोलैक्टम, जिसमें कि ये वर्ड नहीं आते मी या फिर वन। फिर हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन को। फोर्थ जनरेशन जो है ये ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर जो मेडिसिन आती है उनके अंदर हमें ये वर्ड देखने मिलेगा, सेफेपाइन, सेफपायरोम। 5th जनरेशन जो है जो MRSA के अगेंस्ट इफेक्टिव है, उसके वहाँ पे हमें याद रखना है कि इस कैटेगरी में जो मेडिसिन आती है उसके अंदर हमें रॉल ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा, सेफ्टारोलिन, सेफ्टिबिप्रॉल। अब बची हमारी सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन जो है ये मेनली एनारोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। इसके अंदर जो मेडिसिन आती है वो है सीफाक्लॉर, सीफोक्सिम, सीफोक्सिटिन, सिफमेटाजोल, सीफोटेटम। तो इन सबको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन है उनके अंदर हमें सीफा ये वर्ड देखने मिलेगा। फोर्थ जनरेशन में हमें पाई वर्ड देखने मिलेगा। 5th जनरेशन में हमें रॉल वर्ड देखने के लिए मिलेगा। थर्ड जनरेशन में हमें मी, 1 और 10 ये 3 वर्ड देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो बचे ये सेकेंड जनरेशन, ये हमें याद करने हैं। इधर भी जो हमने पढ़ा एनारोब्स की कैटेगरी वाले। आगे देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम सबसे पहले। सो पहली प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि ये बाइल में सीक्रेट होते हैं। तो इनका यूज़ क्या है कि ये हम बाइल के इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाइल के इन्फेक्शन जैसे कि हो गया हमारा एंट्रिक फीवर,
ये बाइल में इन्फेक्शन होता है। दूसरा इसका एक जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंट है कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंट ये है इसका कि बाइल में सिक्रीट होने के कारण इसकी एक्सक्रीशन के दो तरीके होंगे, या तो ये किडनी से भी एक्सक्रीट हो सकता है और दूसरा फीसिस के थ्रू भी एक्सक्रीट हो सकता है। तो अगर ये ऐसे पेशेंट में दिया हमने जिनकी किडनी फेल है या प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो ये फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। इसके वजह से ये मेडिसिन जो है ये किडनी फेलियर में काफ़ी सेफ मानी जाती है, क्योंकि ये बाइल में सिक्रेट होते हैं। इनकी वजह से इस मेडिसिन के पास दो तरीके होते हैं बाहर निकलने के। बाइल में सिक्रेट हुआ तो मतलब ये बाइल तो जीआईटी का पार्ट हो जाएगा, तो ये फीसस के थ्रू भी चला जाएगा और किडनी के थ्रू भी चला जाएगा बाहर। तो इनमें इनके अंदर अभी कौन सी मेडिसिन आती है जो कि बाइल में सिक्रेट होती है, तो हमें एक ट्रिक याद रखना है कि वन ग्रुप इनके अंदर जो मेडिसिन होती है वो वन ग्रुप की होती है। वन ग्रुप कौन सा था हमारा, जिनके अंदर वन आ रहा था, ये देखिए, एक है हमारा सेफ्टोपिराजोन और जो दूसरा था सेफ्ट्रायक्सोन। तो कौन सी मेडिसिन आएंगी इनमें, एक आएंगी सेफोपिराजोन, दूसरी आएगी सेफ्ट्रायक्सोन। तो सेफोपिराजोन और सेफ्ट्रायक्सोन जो मेडिसिन है ये बाइल में सिक्रेट होंगी और ये जनरली किडनी फेलियर के पेशेंट में काफ़ी सेफ़ मानी जाती हैं ये दवाइयाँ। अच्छा, ये तो हमारे सेफेलोस्पुरिन की बात हुई, बट अगर जनरली कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो कि किडनी फेलियर में सेफ़ होती है या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए कि बाइल में सिक्रेट होती हैं, उनको हम याद करेंगे एक निमोनिक से। वो निमोनिक से सेफ़ इन द रीनल डिजीज़। इसमें क्या आएंगे, सेफ़ में तो हमने जो पढ़ा हमारा सेफिक्सिम कैटेगरी के सेफ्ट्रायक्सोन और सेफोपिराजोन, ये आ जाएंगे हमारे सेफ़। ये कुछ नहीं है, द इज़ टीज़ासाइक्लिन, आर स्टैंड फॉर रिफेम्पिसिन, ई स्टैंड फॉर एरिथ्रोमाइसिन, एन इज़ नेफ्सिलिन, ए इज़ एम्पिसिलिन, एल स्टैंड फॉर लिंकोसामाइन ग्रुप, लिंकोसामाइन ग्रुप में स्पेसिफिकली क्लिंडामाइसिन, और डिजीज स्टैंड फॉर डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स के लिस्ट है ये जनरली किडनी फेलियर में काफ़ी सेफ़ माने जाते हैं क्योंकि ये बाइल में सिक्रेट होते हैं। इनके लिए कोई भी डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन किडनी फेलियर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ में, क्योंकि अगर किडनी काम नहीं भी कर रही है तो ये हमारे फीसेस के थ्रू, जीआईटी के थ्रू ये फीसेस से बाहर निकल जाएंगे। आगे देखते हैं हम। दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि ये इफेक्टिव अगेंस्ट सीडोमोनास, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी ये काफ़ी इफेक्टिव थे। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि पेनिसिलिन वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ही काम करती थी, ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो सीडोमोनास के अगेंस्ट कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव है, इसमें 4 आएंगे। पहला आएगा सेफेपाइम, दूसरा है सेफपीरो, थर्ड है हमारा सेफोपिराजोन, फोर्थ है हमारा सेफ्टाजिडिम। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें याद रखना है कि ये जो सेफ्टाजिडिम है ये मोस्ट इफेक्टिव है अगेंस्ट सीडोमोनास। सीडोमोनास जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक इरिटेटिंग बैक्टीरिया है, ये इजीली क्योर नहीं होता इसके इन्फेक्शन। तो इसके अगेंस्ट जो मोस्ट इफेक्टिव हमारा एंटीबायोटिक्स होगा, इसको याद करेंगे कि इसके नाम में लास्ट में जिद आएगा, ये काफ़ी ज़िद्दी एंटीबायोटिक्स हमारा। कौन सा, सेफ्टाजिडिम। तो सेफ्टाजिडिम जो है ये मोस्ट इफेक्टिव होगा हमारा सीडोमोनास के अगेंस्ट। थर्ड प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये होता है डाइसल्फुरैम लाइक रिएक्शन। तो डाइसल्फुरैम लाइक रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल से एल्डिहाइड तो बन जाता है लेकिन एल्डिहाइड से एसिड नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोसिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। इसलिए जनरली ये मेडिसिन को हम एडवाइस नहीं करते हैं विथ अल्कोहल। तो डाइसल्फुरैम लाइक रिएक्शन कौन कौन सी मेडिसिन कॉज करती हैं, इनमें 4 मेडिसिन आती है। पहले है हमारा सीफोपिराजोन, सेकेंड है मोक्सालैक्टम, थर्ड है सीफोटैटम, फोर्थ है हमारा सीफोमेंडोल। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होता है ये मेडिसिन हाइपोप्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये क्या करती हैं कि प्रोथ्रोम्बिन के लेवल को कम करती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम है तो ये इससे थ्रोम्बिन नहीं बनेगा और फिर क्लॉटिंग नहीं होगा। क्लॉटिंग ना होने की वजह से क्या होगा कि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो जनरली ये मेडिसिन हम ऐसे पेशेंट में नहीं देते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग का रिस्क होता है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया। और दूसरी है ये है कि ये वारफिन टॉक्सिसिटी बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब वारफिन भी एक एंटीकोएगुलेंट होता है। एक तो पहले से ही प्रोथ्रोम्बिन कम है, ऊपर से वारफिन टॉक्सिसिटी अगर हो गई, वारफिन का लेवल बढ़ा तो और ज़्यादा चांस हो जाएगा ब्लीडिंग का। तो जनरली ऐसे पेशेंट में हम ये नहीं देते हैं मेडिसिन।